and welcome to this special edition on RBI Policy Review. RBI ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की 50 बेसिस पॉइंट्स की और इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है उनको प्रोजेक्ट किया है 6.7% फॉर FY23। वही रियल जीडीपी ग्रोथ को उन्होंने मेंटेन किया है 7.2% फॉर FY23। इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर संजय सिन्हा, फाउंडर सिट्रस एडवाइजर्स, एंड मिस्टर विवेक कुमार, इकोनॉमिस्ट, क्वांट इको रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। My first question is for Mr. Sinha. Mr. Sinha, how do you see this policy? आपको क्या लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट्स का जो हमने एक हाइक देखा है इस बार, is it a surprise to you? इन द सेंस कि जो सर्वे किया गया था इस पॉलिसी के पहले, उस सर्वे के बैकग्राउंड में ज्यादातर रिस्पॉन्सेस 25 से 40 बेसिस पॉइंट के थे। तो 50 बेसिस पॉइंट का जो अनाउंसमेंट आया वो उस सर्वे को अगर आप बेंचमार्क मानते तो उसके सर्वे से अनुमान से ज्यादा है जी। लेकिन जिस बैकग्राउंड में इसको अनाउंस किया गया है, जहां पर कि आपको हमको अपने डेली लाइफ में इन्फ्लेशनरी प्रेशर साफ दिख रहा है और जिस तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं उससे भी साफ है कि इन्फ्लेशन अब पहले की तरह ट्रांजिएंट यानी कि पासिंग नहीं है, ये एम्बेडेड हो गया है। तो उस बैकग्राउंड में इस तरह की 50 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट शायद मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से भी शायद सही अनाउंसमेंट है। और हम ये ना भूलें कि ये 50 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट जो है, इसके पहले एक मिड पॉलिसी अनाउंसमेंट 40 बेसिस पॉइंट का आरबीआई कर चुकी है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो 90 बेसिस पॉइंट का उन्होंने हाइक कर दिया है। अगर आप शायद ये 90 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट एक साथ आता तो वो बाजार के लिए थोड़ा शॉकिंग होता। तो मेरे ख्याल से उस पर्सपेक्टिव से इस 90 बेसिस पॉइंट को दो भाग में बांट देने से इसकी इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बाजार में ज्यादा रही। मिस्टर कुमार, इन्फ्लेशन के टारगेट्स को जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो 6.7% है फॉर FY23। ये इन्फ्लेशन एक सरदर्दी बन गई है ना, हमारे लिए ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी अब इन्फ्लेशन जो है एक मेजर मुद्दा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि ये जो पहले अब के 3 क्वार्टर्स है, फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ FY23, ये काफी चैलेंजिंग रहेंगे और हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टारगेट है 6.7% का, इसको भी ब्रीच कर जाए, क्योंकि अभी भी क्रूड जो है $120 के आसपास ही बना हुआ है। मेरे ख्याल से आपने बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल पूछा है, क्योंकि 6.7% आप अगर देखें, आरबीआई ने ये जो अपना फोरकास्ट जारी किया है, जो कि एक रिवाइज फोरकास्ट है, पिछले पॉलिसी में ये 5.7 था, तो 100 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में। और ये जो उनका फोरकास्ट है, आरबीआई ने अज्यूम किया है कि तेल का जो भाव है वो $105 पर बैरल FY23 में रहेगा। अप्रैल पॉलिसी में उन्होंने अज्यूम किया था कि तेल का भाव $100 है, तो मात्र $5 की बढ़ोतरी ली है। अगर आप आज का भाव देखें तेल का, तो वो 119 से 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा 6.7 के ऊपर भी। और हमें मॉनसून को भी देखना है, क्योंकि आरबीआई ने अज्यूम किया है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा। बाजार में सभी लोगों ने अज्यूम अभी तक किया हुआ है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो इनिशियल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर आप आईएमडी की फोरकास्ट देखें तो उन्होंने पहले कहा था कि मॉनसून 3 दिन पहले आएगा इस बार, और अभी तक की जो प्रोग्रेस है वो ये बता रही है कि मोर देन 34-35% की डेफिसिट चल रही है मॉनसून के प्रोग्रेस में, और जो इनिशियल जो ऑनसेट है वो भी डिले हो गया है। तो अभी हमें देखना है कि उनका जो फोरकास्ट ऑफ नॉर्मल मॉनसून है वो सही उतरता है या नहीं उतरता है। और अगर सही उतरता भी है तो आने वाले महीनों में, क्योंकि जो जुलाई का महीना है और जो अगस्त का महीना है वो खारिफ सोइंग जो होती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन 2 महीनों में मॉनसून का सही उतरना और सही आना बहुत ही क्रूशियल होगा, ना कि सिर्फ रूरल इकोनॉमी के लिए, बट ऑल्सो आरबीआई की इन्फ्लेशन की जो फोरकास्ट है उसको सही होने दो। संजय सर, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को उन्हीं लेवल्स पर रखा है आरबीआई ने,
इन्फ्लेशन के टारगेट्स को बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी आरबीआई ग्रोथ को टच नहीं करना चाहता, इन्फ्लेशन पर रियल जो उसको फील हो रहा है उसी आंकड़े पर आरबीआई फाइनली आ गया। तो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, अभी आपको क्या लगता है कि आरबीआई कहाँ है? तो देखिए, इसके पहले वाली जो पॉलिसी थी, हाँ, उसमें आरबीआई का स्टांस क्लियर था कि वो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो भी मेजर होगा वो लेंगे। अगर आप इस तरह से देखें तो आरबीआई की पॉलिसी शिफ्ट बहुत सडन या अब्रप्ट नहीं हो सकती। अभी हाल के दिनों में चूंकि ज्यादा प्रायोरिटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कर दिया गया, हो सकता है ये कारण रहा हो कि उन्होंने ग्रोथ के नंबर्स को कुछ उसमें फेरबदल नहीं किया। और जैसा विवेक भी कह रहे थे, उन्होंने पिछले पॉलिसी में इन्फ्लेशन का नंबर 5.7% दिया, इस पॉलिसी में वो 6.7 हुआ। तो आरबीआई अगर बहुत सडनली अपने एस्टिमेट्स को बदलता है तो उसका बाजार पे सिग्नल जो है वो बहुत मैग्निफाइड हो जाता है। और अगर आप आज देखें तो वर्ल्ड बैंक के जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं भारत के लिए, वो भी पहले से कम है। तो आज जो स्थिति सामने दिख रही है, जहां पर कि इन्फ्लेटेड कमोडिटी प्राइसेस हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में मार्जिन्स का प्रेशर है, डिमांड को लेके सर्टेनिटी नहीं है, तो इस बैकग्राउंड में हमें FY23 के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लेके थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा है कि 4 क्वार्टर्स में बहुत कुछ बदल भी सकता है। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है जो इन्फ्लेशन का, वो सप्लाई साइड से है, और उसके कारण जो अगर आप जाएं तो बहुत सारे कारण आप लिस्ट कर सकते हैं, बट जो 2 मुख्य ज्योग्राफिकल रीजंस हैं उसमें यूक्रेन की क्राइसिस और चाइना की कोविड को लेकर रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप इसको देखें तो रशिया और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 100 दिन से ज्यादा चल चुकी है, और कितने दिन तक ये कॉन्फ्लिक्ट वहां कंटिन्यू करेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के सामने रिलेटिवली छोटा देश है। ओके, तो अगर मान लीजिए उस थिएटर ऑफ वॉर में अगर मान लीजिए कि कोई सेटलमेंट होता है, हाँ, तो उसके बाद हमारे ख्याल से क्रूड के प्राइसेस में हम मॉडरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना भी अगर कोविड के को कंट्रोल कर पाता है तो वहां से भी सप्लाई कंस्ट्रेंट सुधर जो है वो हट सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो हम सिर्फ पहले क्वार्टर को के 2 महीने हम लोगों ने खत्म किए हैं, अभी तो आगे के 10 महीने बाकी हैं। और अगर हमारी जो अभी जो समस्या है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट से है, और ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स इवेंट बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्ट्रक्चरल बदल गया है इन सप्लाईज के फैक्टर्स में। तो हो सकता है कि आगे जाके सप्लाई साइड अगर सुधर जाए तो ग्रोथ प्रोजेक्शन बदल सकते हैं। हमारे लिए खास करके चूंकि हम ऑयल के इंपोर्टर हैं, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं समझता हूं कि आरबीआई ने कुछ गलत नहीं किया अगर उन्होंने ग्रोथ के प्रोजेक्शंस को कम नहीं किया। विवेक सर, कल वर्ल्ड बैंक ने भी जीडीपी फोरकास्ट पूरी ही दुनिया के घटा दिए, अमेरिका, यूरोप, इंडिया सभी के घटाए। आपको लगता है कि जो FY23 होगा ये आउट परफॉर्मिंग ईयर होगा इंडिया के लिए अभी भी, भले ही स्थितियां थोड़ा क्रूड ऑयल को लेकर खराब है? जी बिल्कुल, अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें तो इंडिया जनरली टॉप 10% ऑफ इकोनॉमीज में अपने आप को दर्जित करता है, अगर आप जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े में को एक मेट्रिक माने तो। और ये बिल्कुल सही बात है कि वर्ल्ड बैंक, इनफैक्ट आरबीआई और काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है जो 2022-2023 साल की है, उसको पिछले 2 से 3 महीनों में 20 से 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है। ये बात अभी वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट में भी दिखी, उन्होंने 8% से 7.5% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है। आरबीआई का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7.2% है। सो आरबीआई ऑलरेडी कंजर्वेटिव है अगर आप वर्ल्ड बैंक और इनफैक्ट आईएमएफ की भी फोरकास्ट को देखें तो 7 से 7.5 का एक रेंज है मार्केट में, जिसमें बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ जो है 2022-2023 में थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, जो कि एक एक्सपेक्टेड है। एक आपने पिछले साल के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल आपका जीडीपी
का जो दर था वो 8.7% था। तो 8.7% से 7 से 7.5 के बीच में अगर जीडीपी ग्रोथ आता है तो ये एक मॉडरेशन है, ये एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि पिछले साल का जो जीडीपी का जो ग्रोथ फिगर था वो रिसेशन से आप बाहर आ रहे थे तो एक स्टैटिस्टिकल बम्प अप मिला था। अगर आप नेगेटिव जोन में थे तो नेगेटिव जोन में उसके पहले थे कोविड के कारण, उसके बाद आपका जीडीपी का ग्रोथ फिगर काफी शार्पली पॉजिटिव आ गया। इस साल थिंग्स जो भी इकोनॉमी में है वो नॉर्मलाइज हो रही है धीरे धीरे, तो आपका जीडीपी का जो ग्रोथ का जो दर है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी जो है, उस इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 10 इयर्स की जो जीडीपी ग्रोथ फिगर है वो अराउंड 6.8 7.2% के आसपास एवरेज रहा होगा। तो हम उस एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो कि एक साइन है कि जो हमारे इकोनॉमी में थिंग्स जो भी चीजें थी कोविड के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है, तो जीडीपी ग्रोथ भी नॉर्मलाइज हो रहा है। तो हमें इसको इस हिसाब से देखना चाहिए, और इस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कोविड के बाद जो भी डिस्ट्रप्शन हुई थी वो अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। मिस्टर सिन्हा, मार्केट्स ने तो डाइजेस्ट कर लिया 50 बेसिस पॉइंट्स भी, मार्केट्स आर होल्डिंग अप 16,200 300 लेवल्स के ऊपर ही निफ्टी पिछले एक हफ्ते से घूम रहा है। क्या लगता है आपको मार्केट्स नाउ दैट आरबीआई हैज एक्टेड, क्या अब जो फेड की बैठक है उस पर नजर रहेगी और मार्केट अनसर्टेन ही रहेगा, वोलेटाइल ही रहेगा? निसंदेह देखिए, आरबीआई की पॉलिसी हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट थी, लेकिन जैसा पिछले 6-8 महीनों में हो रहा है, या इनफैक्ट उससे ज्यादा 9 महीने से जो हो रहा है, बाजार के ऊपर एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर रिलेंटलेस और बहुत ही ज्यादा है क्वांटम में। इनफैक्ट हमें इस बात को एडमायर करना चाहिए कि इतने सेलिंग प्रेशर के बावजूद हमारे मार्केट इस तरह से कोलैप्स नहीं किए जैसा कि पहले हो जाता था। मतलब अगर आप हिस्ट्री में देखें तो 35,000 करोड़ की सेलिंग में मार्केट करीब 40-50% धंस जाता था। अभी तो इस करंट कैलेंडर ईयर में एफआईआई की सेलिंग 1,70,000 करोड़ से ज्यादा है। ओके, उस बैकग्राउंड में मार्केट का रेजिलियंस जो है वो अमेजिंग है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फेड क्या सिग्नल देता है और मार्केट उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करता है। मेरा अपना मानना है कि देखिए, मार्केट में अभी 2 ही पिलर हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। एक डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन और दूसरा हमारी अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स ग्रोथ पे जो विश्वास था वो 3rd क्वार्टर से थोड़ा कम होना शुरू हो गया, और 4th क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे लोग थोड़े से जिस तरह के मार्जिन प्रेशर देख रहे हैं उससे लग रहा है कि शायद FY23 के पहले 2 क्वार्टर जो हैं वो शायद उतने अच्छे ना हो। लेकिन एक पिलर है जो अभी तक नहीं डगमगाया है, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन का। भले मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम में कुछ 15-16% की डिक्लाइन हुई है, लेकिन तब भी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो डायरेक्ट रूप में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और म्यूचुअल फंड के रूप से भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आगे जाके बाजार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ये फेड का जो इवेंट रिस्क है वो शायद उतना बड़ा ना हो। मिस्टर कुमार, अगर हम दुनिया भर की सरकारों का रवैया इन्फ्लेशन की तरफ देखें तो बहुत प्रोटेक्शनिज्म आ गया है। कभी कहीं इंपोर्ट बैन लग रहा है, कभी एक्सपोर्ट बैन लग रहा है। हमारे देश में भी हमारी सरकार ने भी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, उसके बाद व्हीट पे बैन लगाया गया, उसके बाद शुगर पे कोटा सिस्टम फिर से इम्प्लीमेंट हुआ। अब ये माना जा रहा है कि कुछ और स्टेप्स जो है वो सरकार ले सकती है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। आरबीआई ने तो आज अपना काम कर लिया। आपको लगता है कि आप कुछ अनाउंसमेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी सुनने को मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा? क्योंकि बॉन्ड और अगर हम बेंचमार्क बॉन्ड्स की यील्ड की बात करें वो भी 3 साल के उच्चतम स्तर पर चली गई है। और बोरोइंग प्रोग्राम का कैसे आप आगे देखते हैं कि सरकार की रह सकती है? तो ये एक चैलेंज है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट आ जाता है दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पे। जैसा कि आपने कहा कि हम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है फिस्कल डेफिसिट पे। तो इसके आपके प्रश्न के 2 भाग है। पहला है कि सरकार और क्या कर सकती है। तो इसमें हमारा ये मानना है कि जो केंद्र ने ऑलरेडी काफी सारे स्टेप्स ले चुके हैं, पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी एक टूल है वैट का। तो कुछ स्टेट्स ने वैट
जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम किए थे केंद्र के एक्शन के बाद। हमें ये लगता है कि अगर सारे स्टेट्स मिलकर फिर से एक राउंड ऑफ वैट कट करें, जो कि 2%, 3%, 4%, 5% जितना भी हो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, तो उसका एक डेफिनेटली बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे। और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रूम भी है। रूम इसलिए है क्योंकि जो वैट होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है, वो आपके तेल के दर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तेल का भाव 100 से 120 चला जाता है तो वैट से जो रेवेन्यूज है वो परसेंटेज बेसिस पे इंक्रीज करती है, ना कि स्टेप फंक्शन में। सो स्टेट्स जो है केंद्र के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं तेल के दाम बढ़ने से, तो उनके पास रूम भी है कम कट करने के लिए, ये हमारा मानना है। ये आपका पहला सवाल था। जो दूसरा सवाल था वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट पे डेफिनेटली अगर आप कट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा। एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो पिछली बार जो कट किया उसका नियरली उन्होंने कहा था कि 1 लाख करोड़ का फिस्कल इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री अन्न योजना को भी एक्सटेंड किया था। तो फिस्कल प्रेशर्स काफी सारे चैनल से आ रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर के कारण फर्टिलाइजर सब्सिडी पे प्रेशर है, फूड सब्सिडी पे प्रेशर है। तो ये इन सारे प्रेशर्स को अगर आप अकाउंट करें तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है 6.4% उससे ज्यादा होने की संभावना है। तो ये रिस्क की बात है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि गवर्नमेंट के पास कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ये हैं कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स फोरकास्ट किया था 2022-2023 साल में वो काफी कंजर्वेटिव किया था। तो हमारा ये मानना लास्ट ईयर के हिसाब से गवर्नमेंट के पास कम से कम 1 से 2 लाख करोड़ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू का स्कोप बनता है 2022-2023 साल। तो ये एक सेविंग ग्रेस है। दूसरा हमने ये देखा है कि आई थिंक यस्टरडे कल फाइनेंस सेक्रेटरी का ये अनाउंसमेंट आया था कि उनके पास 1,20,000 करोड़ की सेविंग्स है थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो नोडल एजेंसी है उन्होंने पिछले साल कोई अकाउंटिंग चेंज किया था जिसके कारण उनके पास 1,20,000 करोड़ की रकम है जो सेविंग्स के तौर पे उनके पास बची हुई है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी है उस हद तक तो जो भी अपसाइड होगा टैक्स में और जो भी सेविंग्स जो गवर्नमेंट ने पिछले साल जनरेट की थी उसको मिला करके मेरे ख्याल से जो एडिशनल बोरोइंग का जो फियर है मार्केट में कि बॉन्ड के थ्रू एडिशनल बोरोइंग आएगी वो हो सकता है कुछ हद तक कम हो जाए। तो अगर आप देखें कि बॉन्ड मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है आज के पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद, 40 बेसिस पॉइंट मई में हुआ था, 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक अभी हुआ, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स जो है वो काफी स्टेबल है। इनफैक्ट 2-3 बेसिस पॉइंट नीचे आए हैं आरबीआई के पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद। तो ये हमें इस मार्केट का ये रिएक्शन ये दिखलाता है कि बॉन्ड मार्केट प्रेशर में है लेकिन जो स्ट्रेस है वो शायद मैनेजेबल लेवल्स पे। संजय सर, आज एक और फैसला लिया आरबीआई ने कि जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको फाइनेंसिंग अब ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है, कितना बेनिफिट होने वाला है इससे इकोनॉमी को? देखिए, हमारे ख्याल से बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा हाउसिंग सेक्टर पर पर्टिकुलरली, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो लोन एक्सटेंड करने की क्राइटेरिया होती है उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बोरोवर्स का जो कि एलिजिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनके वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर पाते। तो ये जो परमिशन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसके कारण हमारे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो कि इस फैसिलिटी को उठा सकता है वो अब कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सर्व किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये बहुत अच्छा कदम है। प्लस अगर आप मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो आज जब ठहराव आने की आशंका है तो आपको ऐसे बड़े स्पेंडिंग को प्रोत्साहन देना चाहिए। हाउसिंग एक बड़ा स्पेंडिंग का जरिया है और उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इससे बढ़ावा मिल जाता है, सीमेंट, स्टील,
कंस्ट्रक्शन, लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मेरे ख्याल से उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। मिस्टर सिन्हा, वन लास्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन पे आपकी नजर है इस समय? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह का डिमांड आज ऑटो में है, जहां पर कि 3 से 6 महीना की वेटिंग लिस्ट है, तो कम से कम एक सेक्टर तो ऐसा है जिसमें डिमांड को लेके हम आशंकित नहीं है, और जिस चीज का उस पर सेक्टर पे असर था, एक हाई कमोडिटी प्राइसेस का और दूसरा सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई का। तो मेरे ख्याल से इन दोनों फ्रंट्स पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। सेमीकंडक्टर की सप्लाई सुधर गई है, कमोडिटी के प्राइसेस पिछले कुछ महीनों में मॉडरेट तो किए ही हैं, क्रूड को अगर छोड़ दे तो मेरे ख्याल से एक ये सेक्टर है जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। दूसरा, आज की जो पॉलिसी और इसके पहले वाली जो पॉलिसी है, इसका इमीडिएट पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो बैंकिंग के कंपनीज को, बैंक्स को मिलेगा, क्योंकि वो लेंडिंग के रेट तुरंत बढ़ा देंगे, लेकिन डिपॉजिट के रेट्स को बढ़ाने में वो थोड़ा समय लेंगे, इसलिए उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाएगी। तो ये दो मुख्य सेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि आज के माहौल में पॉजिटिव हैं। Thank you, Mr. Sinha. Thank you, Mr. Kumar, for being with us. It is a pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you, Vivek, आज प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. Thank you so much.